वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट वीज़ा और एलाइट वीज़ा। रिटायरमेंट वीज़ा में एज रेस्ट्रिक्शन है, 50 साल या 50 साल के ऊपर होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने वाला है। और एलाइट वीज़ा के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिटायरमेंट वीज़ा 1 साल के लिए होता है और हर साल रिन्यू होता है। और एलाइट वीज़ा जिसे आप एक तरह से लग्जरी वीज़ा के लो, वो 5 साल का होता है और 5-5 साल आप अगले 3 बार और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलो अपन डिटेल में बात करते हैं रिटायरमेंट वीज़ा और एलाइट वीज़ा के बारे में। तो बने रहो मेरे साथ और ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में आज बात करेंगे थाईलैंड में रिटायरमेंट वीज़ा के बारे में कि लाइक रिटायरमेंट वीज़ा कैसे होता है और रिटायरमेंट वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और दूसरा एक होता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए थाई एलाइट वीज़ा। एलाइट वीज़ा आप ये कह लो एक तरह से थाईलैंड का लग्जरी वीज़ा है, एलाइट कार्ड वीज़ा। उसमें आपको बहुत सारी वीआईपी फैसिलिटीज़ मिलती है और उसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा एलाइट वीज़ा के लिए। इन शॉर्ट ये समझ लो उसको लग्जरी अपन इसलिए कह सकते हैं कि उसकी 5 साल की वीज़ा की फ़ीस ही नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। 5 साल की वीज़ा की फ़ीस 6 लाख बाट है, यानी रुपए में आप आज की कन्वर्जन रेट से मैं अगर देखता हूँ तो रुपए में हो गए करीबन 15 लाख रुपए, यानी साल के 3 लाख रुपए खाली वीज़ा फ़ीस है। अब उसके अंदर क्या क्या आपको अलग से वीआईपी सर्विसेज मिलती है, क्या क्या उसके बेनिफिट है, वो अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो में मैं आपको रिटायरमेंट वीज़ा के बारे में बताता हूँ सारा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे यहाँ पे रिटायरमेंट वीज़ा लेते हो। रिटायरमेंट वीज़ा में एज रेस्ट्रिक्शन है, 50 साल या 50 साल के ऊपर होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने वाला है। और एलाइट वीज़ा के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिटायरमेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, जो भी रिटायरमेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके लिए एक तो मेन एज 50 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने वाले की, और दूसरा उसके पास 8 लाख बाट का बैंक में बैलेंस होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के 3 महीने पहले कम से कम। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास 8 लाख बाट एक साथ दिखाने के लिए नहीं है, बैंक में बैलेंस जमा नहीं कराना है 8 लाख बाट, तो उस कंडीशंस में आपको 65,000 बाट महीने की आपको पेंशन है या और जो भी इनकम है आपको वो शो करनी है कि मंथली आपकी 65,000 बाट मिनिमम आपकी इनकम है। तो 12 महीने तक 65,000 बाट प्लस आपकी थोड़ी सी सेविंग, दोनों टोटल मिला के 8 लाख बाट या उसके ऊपर होना चाहिए साल का। ये तो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट वीज़ा के लिए। पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने के बाद में आपको आपकी कंट्री में थाई एम्बेसी से 3 महीने का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है। वो 3 महीने के वीज़ा पे जब आप थाईलैंड आ जाते हो, उसके बाद आपको 2 महीने जब यहाँ पूरे हो जाते हैं रहते हुए, उसके बाद आप 1 ईयर के लिए वीज़ा एक्सटेंशन करते हो। 1900 बाट वीज़ा फीस भर के आपका 1 ईयर का वीज़ा हो जाता है। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आपका वीज़ा हो गया रिटायरमेंट वीज़ा 1 ईयर का, फिर ऐसा नहीं कि आपके बैंक में जो 8 लाख बाट पड़े हैं आपने खट से विड्रॉ कर लिए निकाल लिए, नहीं, अगले 3 महीने तक वो पैसे आपके 8 लाख बाट का बैलेंस बैंक में ही रहना चाहिए। 3 महीने के बाद आप उसमें से 4 लाख बाट तक आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे। और जब आपका वीज़ा रिन्यू होने वाला होगा अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो उससे 3 महीने पहले वापस आपको 8 लाख बाट का बैलेंस बैंक में कर देना है, जब 8 या 8 लाख बाट से ऊपर। तो ये समझ लो आप इन शॉर्ट कि 6 महीने के लिए आपका 4 लाख बाट का बैलेंस रहेगा बैंक में और 6 महीने के लिए आपका 8 लाख बाट का बैलेंस रहेगा बैंक में। और जो भी यहाँ का बैंक का नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो आपको मिलता रहेगा आपके पैसे का। रिटायरमेंट वीज़ा की फ़ीस है, 1 साल के वीज़ा की फ़ीस है 1900 बाट और री एंट्री आपको अलग से लेनी होती है। अगर आप सिंगल एंट्री ले रहे हो तो 1000 बाट। अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल में थाईलैंड में 3-4 बार से ज़्यादा बाहर जाने वाले हो तो मल्टीपल एंट्री के 3800 बाट। फिर जब हस्बैंड का वीज़ा अगर हो जाता है रिटायरमेंट वीज़ा, तो स्पाउस के लिए एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वाइफ की अगर एज आपकी 50 साल से नीचे 45-40 जो भी एज है वो उसके अंदर एलिजिबल है, उनका फिर नॉन ओ डिपेंडेंट वापस उनका भी नॉन ओ वीज़ा हो जाता है, स्पाउस वीज़ा।
और जो फंड जो दिखाना है आपको, जैसे 8 लाख बाट या जो मंथली इनकम जो दिखानी है, वो सिर्फ जो फर्स्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है उन्हीं के लिए दिखानी है। और जो नेक्स्ट स्पाउस के लिए उसके लिए अलग से फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ आपकी वीज़ा फीस जो लगती है, जैसे 1900 बाट आपकी वीज़ा फीस लग गई और स्पाउस वाइफ की वीज़ा फीस हो गई 1900 बाट 1 साल की अलग से। आपका जब तक वीज़ा वैलिड है उनका भी 1 ईयर का वीज़ा रहता है। और उसके बाद वीज़ा के बाद में आपको री एंट्री लेनी होती है, वही सेम। अगर आपको साल में एक बार अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हो तो सिंगल एंट्री ठीक है, जिसका 1000 बाट है फीस अलग से। और 3-4 ट्रिप रहते हैं तो मल्टीपल एंट्री वन टाइम ले लेना ठीक रहता है। तकरीबन 3800 बाट है मल्टीपल एंट्री के लिए। और रिटायरमेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो पेपर डॉक्यूमेंट लगते हैं, जब आपने बैंक में आपका बैलेंस है तो बैंक आपको एक लेटर दे देता है कि आपके ये आपका बैंक में इतने टाइम से जमा है। इसका आपको पूरा बैंक स्टेटमेंट चाहिए और बैंक से लेटर चाहिए कि 8 लाख बाट बैंक में जमा। 8 लाख के ऊपर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 लाख होने चाहिए। दूसरा आपका लगता है यहाँ का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ। अगर आप रेंटल रह रहे हो तो आपका रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी लगती है। और तीसरा आपको जहाँ कौन से एरिया में रह रहे हो वहाँ का एक छोटा सा मैप और 2 फोटोग्राफ और एक फॉर्म भर के देना। और 1900 बाट वीज़ा फीस है पर पर्सन। वाइफ है तो वाइफ का 1900 बाट अलग से। जब आपका 1 ईयर वीज़ा हो जाता है, उसके बाद जब आप थाईलैंड में रह रहे हो तो अगर आप 90 दिन से पहले अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हो तो कोई बात नहीं हो। और अगर मान लो आप कंटिन्यू यहीं रह रहे हो तो हर 90 दिन में आपको आपका एड्रेस नोटिफाई वेरिफिकेशन के लिए देना होता है इमिग्रेशन ऑफिस में। वो या तो आप बाई पोस्ट भेज दो तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको आ जाता है, नहीं तो आप खुद इमिग्रेशन ऑफिस में जाके और वो आपका एड्रेस प्रूफ आपको वहाँ देना होता है। उसे कहते हैं 90 डेज नोटिफिकेशन। 1 साल पूरा होने के बाद में जब आप वीज़ा रिन्यूअल करवाते हो तो वीज़ा रिन्यूअल जिस प्रोविंस में आप रह रहे हो, जैसे अगर चिंगमाई चिंगराई साइड रह रहे हो या फुकेत या बैंकॉक कहीं भी रह रहे हो, जिस प्रोविंस में रह रहे हो वहीं के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपका वीज़ा रिन्यू होगा, क्योंकि आपको वहीं का एड्रेस प्रूफ देना है। रिटायरमेंट वीज़ा होल्डर यहां पर कोई वर्क, कोई जॉब या कोई बिजनेस नहीं कर सकता, यहां पे वर्क परमिट नहीं ले सकता। यहां पे समझ लीजिए कि रिटायरमेंट में आपका एक तरह से दूसरा सेकंड होम हो गया है ना। आप काम या बिजनेस नहीं करोगे यहाँ पे कुछ भी। और दूसरा, आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के कैटेगरी में नहीं आते हो जितने साल तक आप ये बैंक में आपका बैलेंस या जो भी ये जो रिक्वायरमेंट है लाइक 8 लाख बाट या जो भी अभी जो चल रहा है, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा तो पता नहीं, जो भी होगा वो तो अपडेट होता रहता है। लेकिन जब तक आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो उतने साल तक आप रह सकते हो यहाँ पे। जब आपको 1 ईयर पूरा होने वाला होता है और वीज़ा रिन्यूअल अगर आपको करवाना है तो वीज़ा रिन्यूअल आप वीज़ा एक्सपायरी से 30 से 45 दिन पहले आप वीज़ा रिन्यू करवा सकते हो। PR कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी में एलिजिबल वर्क परमिट वाले जो हैं वो या तो आप जॉब कर रहे हो या अगर आप यहाँ कोई बिजनेस कर रहे हो पिछले मिनिमम 3 साल से तो ही आप एलिजिबल हो। रिटायरमेंट वीज़ा कैटेगरी और एलाइट कार्ड वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने में एलिजिबल नहीं होते हैं। इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो एक नॉर्मल एवरेज 2 BHK का घर इंडियंस के लिए, इंडियन रुपीज़ में उसका कितना रेंट होता है, क्या क्या यहाँ फ्लैट में फैसिलिटीज़ होती है। अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल में कि यहाँ फ्लैट कैसे बने हुए हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारा मैंने उसके अंदर बताया है। तो मैं कहूँगा कि इजी प्रोसेस के अंदर तो ये है कि अगर आप 8 लाख बाट हैं तो सबसे इजी प्रोसेस है आप बैंक में पैसे रखें। 8 लाख बाट अगर आप जब बैंक में एक साथ जमा कर देते हैं 3 महीने पहले, तो उसके बाद में आपकी कोई बहुत ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है। आपका बैंक का लेटर कि 8 लाख बाट आपके बैंक में जमा है और मिनिमम 3 महीने के पहले होने चाहिए। और सिर्फ एक आपका एड्रेस प्रूफ, चाहे आप जो जहाँ रह रहे हो रेंटल एग्रीमेंट जो होगा आपका एड्रेस प्रूफ का, वो हो गया। 2 फोटो और एक फॉर्म भर के देना है, बहुत ही ईजी है। और 1900 बाट वीज़ा फीस है पर पर्सन। वाइफ है तो वाइफ का 1900 बाट अलग से। तो रिटायरमेंट वीज़ा में 50 ईयर की जो एज रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है वीज़ा होल्डर उसके लिए, उसके बाद वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार आपका वीज़ा हो जाता है उसके बाद में वाइफ का वीज़ा सेम लाइक 1900 बाट वीज़ा फीस भर के उसमें उनका लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और एक डॉन मुआंग एयरपोर्ट।
और फुकेत में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वहाँ डायरेक्ट। और चिंगमाई में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपको नेचर पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, तो चिंगराई और चिंगमाई बेस्ट पार्ट है यहाँ का, नॉर्थन पार्ट पूरा थाईलैंड। और अगर आपको सी लाइफ और बीचेस वगैरह पसंद है तो थाईलैंड का पूरा साउथ पार्ट लाइक फुकेत, कराबी, कोह सामुई, उधर एक से बढ़कर एक आइलैंड है, कोह ताओ, कोह फंगान। और इधर सेंटर में बैंकॉक के पास में है कोह समेत और पटाया, कोरल आइलैंड, ये आ गया सारा बैंकॉक के आसपास के। वेदर यहाँ पे पूरे साल अच्छा रहता है, सर्दियाँ पड़ती नहीं है, तो तकरीबन ये समझ लो कि 30 डिग्री के ऊपर ही रहता है पूरे साल, ट्रॉपिकल वेदर रहता है इधर। मेडिकल सर्विस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करते हैं थाईलैंड में, तो थाईलैंड कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी इकोनॉमिकल है। अपार्टमेंट रेंट की अगर अपन बात करते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK अपार्टमेंट का रेंट होता है यहाँ 6,000 से 10,000 बाट, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। और 2 BHK का अगर अपार्टमेंट देखते हैं तो एवरेज 15,000 से 20,000 बाट में मिल जाता है आपको। और रेंट पे अपार्टमेंट लेने के लिए नॉर्मल टर्म्स कंडीशन जो है सब जगह लाइक नॉर्मल 2 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का एडवांस रेंट। अपार्टमेंट यहाँ पर फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं आपको रेंट पे, लाइक सिर्फ आपको आपके पहनने के कपड़े लेके आने होते हैं, बाकी उसमें फर्नीचर लाइक एयर कंडीशन, फ्रीज, बेड, अलमारी सब कुछ फुल्ली फर्निश्ड होता है अपार्टमेंट। ज़्यादातर यहाँ सारी बिल्डिंग्स में, सारे अपार्टमेंट में फैसिलिटी यहाँ सब तरह की होती है, लाइक फिटनेस, जिम, स्विमिंग पूल, और एक अपार्टमेंट को एक कार पार्किंग, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सब अपार्टमेंट में नॉर्मल है। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स रिटायरमेंट वीज़ा के बारे में सारी डिटेल। अब थाई एलिट वीज़ा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके अंदर क्या क्या आपको VIP और एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है एलिट वीज़ा कार्ड की, वो मैं एक अलग से पूरी डिटेल में वीडियो बना के अपलोड करता हूँ बहुत जल्दी। रिटायरमेंट के लिए मुझे लगता है थाईलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस अगर आपको एक सेकंड होम बनाना है रिटायरमेंट के बाद में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने डाला था कि जो यहाँ पे जॉब करते हैं तो इनका वर्क परमिट का प्रोसेस क्या होता है, वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है इस बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवाल का जवाब देने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।